हिंदी साहित्य में ना एक ऐसा दौर आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं पुनर्जागरण काल या रेनेसा। और ये है कहानी भारतेंदु युग की। चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये इतना इतना जरूरी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पुनर्जागरण था क्या? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने साहित्य को कह सकते हैं हमेशा के लिए एक नई दिशा दे दी? चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। जरा सोचिए, 1857 की क्रांति के ठीक बाद का समय। देश में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। और जब देश बदलता है तो भाषा और साहित्य कैसे पीछे रह सकते हैं? तो 1857 से 1900 के बीच का यही जो दौर है ना, इसी को हम कहते हैं भारतेंदु युग। जी हां, वही युग जिसने आधुनिक हिंदी की नींव रखी। और इस पूरे बदलाव के केंद्र में थे एक व्यक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका प्रभाव इतना गहरा कि सोचिए पूरे के पूरे युग का नाम ही उन पर पड़ गया। उन्हें आज भी आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। और देखिए, भारतेंदु सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक तरह से पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने साहित्य में ऐसे नए रास्ते खोले जो पहले थे ही नहीं। और इसीलिए तो हिंदी में कई चीजों की शुरुआत का श्रेय उन्हीं को जाता है। जैसे कि सबसे पहले तो नाटक। उन्होंने नाटक को आम आदमी तक पहुंचाया। वो हिंदी के पहले नाटककार बने और उन्होंने हिंदी रंगमंच की स्थापना की। क्यों? ताकि साहित्य सिर्फ किताबों में बंद ना रहे, बल्कि लोगों के बीच एकदम जिंदा हो उठे। अच्छा, नाटकों के अलावा उन्होंने निबंध लिखने की भी शुरुआत की। अब ये एक बहुत बड़ा कदम था। क्यों? क्योंकि इसके जरिए समाज, राजनीति और भाषा, इन जैसे गंभीर विषयों पर खुलकर बात करने का एक नया जरिया मिल गया था। और बात यही खत्म नहीं होती। उन्होंने पत्रकारिता के जरिए लोगों को जागरूक किया, आलोचना के जरिए साहित्य को बेहतर बनाने की दिशा दिखाई। मतलब वो एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रहे थे। इतना सब कुछ हुआ खासकर गद्य में। तभी तो महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस आधुनिक काल को एक नाम दिया, गद्य काल, मतलब द एज ऑफ प्रोज। ये एक लाइन सब कुछ बता देती है कि इस दौर की सबसे बड़ी क्रांति थी गद्य का विकास, और इसके सबसे बड़े नायक भारतेंदु ही थे। अच्छा, चलिए अब इस युग की एक बहुत ही अनोखी और मजेदार बात समझते हैं। एक ऐसी खासियत जिसने उस समय के साहित्य को एक अलग ही पहचान दी। देखिए, इस युग की सबसे दिलचस्प बात थी भाषा का बंटवारा। ऐसा समझिए कि लेखकों के पास दो जबानें थीं। गद्य के लिए यानी निबंध और नाटक लिखने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे खड़ी बोली का, जो आज की हिंदी की बुनियाद है। लेकिन जब बात कविता की आती थी, दिल की बात कहने की, तो वो पारंपरिक ब्रज भाषा को ही चुनते थे। ये दिखाता है कि वो नए विचारों के लिए तो नई भाषा गढ़ रहे थे, पर अपनी जड़ों को, अपनी परंपरा को भी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सब अकेले नहीं कर रहे थे। उनके साथ उस समय के कई प्रतिभाशाली लेखकों की एक पूरी की पूरी टीम थी। एक साहित्यिक मंडली जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इन सब ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो भारतेंदु के साथ साथ उस दौर के कई और बड़े साहित्यकार भी थे जिन्होंने मिलकर हिंदी को एक नई पहचान दी। ये कुछ बड़े नाम हैं उस दौर के। और यहाँ एक और मजेदार बात है, हिंदी के इन बड़े बड़े लेखकों का ना उर्दू से भी एक गहरा रिश्ता था। भारतेंदु खुद रसा उपनाम से उर्दू में शायरी करते थे और बद्री नारायण चौधरी अब्र नाम से। ये उस समय की मिलीजुली साहित्यिक संस्कृति को दिखाता है। कितनी कमाल की बात है ना? अब देखिए, कोई भी आंदोलन सिर्फ लोगों से नहीं चलता, उसे एक संस्था की भी जरूरत होती है। और 1893 में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना ने ठीक यही काम किया। इसका मिशन क्या था? देवनागरी लिपि और हिंदी को देश के कोने कोने तक पहुंचाना। और ये इस युग की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अब बात करते हैं इस युग की कुछ बेहतरीन रचनाओं की। वो रचनाएं जिन्होंने हिंदी साहित्य पर अपनी एक कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी। इस दौर में ना कई क्लासिक रचनाएं लिखी गईं। जैसे भारतेंदु का नाटक है अंधेर नगरी, जो आज भी सत्ता पर एक जबरदस्त कटाक्ष है। और इसी तरह इस मंडल के बाकी लेखकों ने भी कई यादगार रचनाएं दी। इस लिस्ट में खास जिक्र राधा कृष्ण दास के अधूरे महाकाव्य कंसवध का भी है। ये दिखाता है कि उस दौर में लेखकों के सपने कितने बड़े थे, उनकी साहित्यिक महत्वाकांक्षाएं कितनी ऊंची थीं। ये सभी रचनाएं मिलकर इस युग की साहित्यिक विरासत बनती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, गद्य, पत्रकारिता और नाटक की जो नींव
भारतेंदु युग ने रखी थी, उसकी गूंज हमें आज के साहित्य में कहां-कहां सुनाई देती है? और इसका जवाब है शायद हर जगह।